10वीं कक्षा में हैं और आज हम लोग विभक्तियों के प्रकरण में हैं। सप्तमी विभक्ति पढ़ने जा रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन आपकी प्रेजेंट करूंगा। सप्तमी विभक्ति की कुछ मटेरियल उपलब्ध हैं। आप उन सभी चीज़ों को देखते हुए अपनी पढ़ाई करेंगे तो आप आसान होगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को स्क्रीन क्लियर दिखाई पड़ रही है, नहीं दिख रही है? ओके, अभी दिखाई पड़ रही है मेरी स्क्रीन। मेरी स्क्रीन दिखाई पड़ रही है बेटा आप लोगों को? बहुत अच्छे। तो ये हम लोगों की सप्तमी विभक्ति है। देखिए ध्यान से देखिए अब। इस तरह से थोड़ी शीघ्रता हो जा रही है। मैंने एक चीज देखा कि एक फायदा होता है कि चीजें थोड़ा तेज हो जाती हैं। तो आपके सामने सप्तमी विभक्ति है, सभी लोग अपनी हेडिंग लिख सकते हैं, सप्तमी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति में मैं आप लोगों को दो सूत्र बताने वाला हूँ। पहला सूत्र क्या है? आधारोधिकरणम, आधारोधिकरणम और सप्तम्य अधिकरणे च। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है। आधारोधिकरणम, आधारोधिकरणम का मतलब क्या हुआ? उसको थोड़ा सा आप और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, आधारः अधिकरणम। ऐसे लिख लीजिए आप। पहला सूत्र लिखिए, सप्तमी विभक्ति लिखिए और सप्तमी विभक्ति में एक पहला सूत्र लिखिए, आधारः अधिकरणम। आप आधारोधिकरणम लिखने की जगह आधारः अधिकरणम लिखिए। और ये सूत्र हम लोगों को क्या बताता है कि अधिकरण कारक किसे कहते हैं? अधिकरण कारक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आधारोधिकरणम। अब जो आधार होता है, क्रिया का जो आधार होता है, उस आधार को हम अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। सभी लोग लिखिए उसके आगे, क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया का आधार, अब हम आधार आपके सामने पहला एग्जाम्पल दिख रहा है, उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्रिया देखते हैं। मैं नगर में रहता हूं, यहाँ पे क्रिया क्या है? रहता हूं, यह क्रिया है। यानी कहीं पे निवास करना, कहीं पे रहना, ये क्रिया हो गई। अब ध्यान दीजिएगा कि रहता हूं, इस रहने वाली क्रिया का आधार क्या है? कहाँ पर वो क्रिया किस वजह से पूरी हो रही है? कहाँ रहना है? कहाँ रहता हूं? नगर में रहता हूं। तो नगर जो है उनके रहने वाली क्रिया का आधार हो गया। अगर नगर नहीं होगा तो उनकी, अब बोलेगा मैं रहता हूं, तो कोई भी बोलेगा ना, अरे भाई कहाँ रहते हो? रहते हुए तो बड़ी अच्छी बात है। कहाँ रहते हो? सड़क पे रहते हो कि मन्यार नदी के किनारे रहते हो, बतुकम्मा घाट पे? कहाँ रहते हो? कोई बोलेगा ना, तब आपको बताना पड़ेगा, नहीं नहीं मैं घर में रहता हूँ भाई। तो उसके रहने वाली क्रिया का आधार क्या बन गया? घर। घर में रहता हूँ। और जहां पर भी इस तरह की बातें होंगी वहां पे सप्तमी विभक्ति, सॉरी, वहां पे अधिकरण कारक होगा। ये एक पहला आप लोगों का फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला लिखिए, दूसरा सूत्र फिर लिखिए, सप्तम्य अधिकरणे च। सप्तमी अधिकरणे च, सप्तमी अधिकरणे च बन गया सप्तम्य अधिकरणे च। कौन सी संधि हुई है? सप्तमी। यस, यण संधि हुई है। सप्तमी अधिकरणे, ई कार को य बन गया, ई को यणचि। ये यण संधि का सूत्र है। अरविंद सुन रहे हैं बेटा आप? यण संधि का ही सूत्र है ना, ई को यणचि। भूल गए हैं? हम्म, आप भूल गए हैं बेटा?
भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अपने रजनीश सर को बिल्कुल भूल सकते हैं आप, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं भूलनी है। ओके। हम्म रजनीश सर को सारे लोग भूल जाइए, कोई इशू नहीं। पढ़ाई बिल्कुल नहीं भूलनी है। तो क्या बोला? सप्तम्य अधिकरणे च, अधिकरणे यानी अधिकरण में सप्तमी होती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। क्रिया के आधार को अधिकरण बोलेंगे और अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। तो इसके आगे लिख लीजिए कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आपको पहला एग्जाम्पल यही लिखना है, अहम नगरे वसामि, मैं नगर में रहता हूं। इस पूरे वाक्य में अहम क्या है? करता है। और वसामि क्या है? तो इस क्रिया का आधार क्या है? इस पूरे वाक्य में क्रिया जो है वो कहाँ हो रही है? इस पूरे वाक्य में क्रिया कहाँ हो रही है? किस वजह से क्रिया हो रही है? नगर। नगर जो है इस क्रिया का कारण है। और नगर जब उस क्रिया का कारण है तो हमारे पास प्रश्न का उत्तर आता है कि नगर जो है वो अधिकरण है। और अधिकरण में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी। नगर शब्द के साथ नगरम नगरे नगराणि, नगरम नगरे नगराणि, उसके आगे आप राम की तरह रूप बनाएंगे और सप्तमी में आएगा रामस्य रामयोः रामाणाम, नगरस्य नगरयोः नगराणाम नगरे। सप्तमी में नगरे। ध्यान रखिएगा, सप्तमी की एक बड़ी अच्छी विशेषता है कि में और पर यही दोनों कारक चिन्ह हमेशा है, हमेशा यही आएंगे ही, वो कभी साइलेंट नहीं होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरे नहीं होते। हमेशा या तो घर में रहता हूं या कुर्सी पर बैठा हुआ हूं। कि कोई बोलेगा ना, मैं बेंच पर बैठा हुआ हूं, या बेंच डेस्क के अंदर हमने अपनी कॉपीज बुक्स रखी हुई हैं। तो जब भी सप्तमी विभक्ति की बात होगी तो इस तरह से ही हम लोगों की बातें होंगी। चलिए, तो ये हम लोग का पहला एग्जाम्पल हो गया। देखिए आगे, अब अगले पेज में उन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से देखिए आप लोग। ओहो हो, क्लियर नहीं मिल रहा होगा आपको, इमेज क्लियर नहीं आई है बेटा, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। लिखा है यहाँ, रहने की क्रिया का आधार नगर है, इसलिए नगर में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को ये दूसरा एग्जाम्पल तो दिख रहा होगा, थोड़ा टूटा फूटा लेकिन दिख रहा होगा। माता पात्रे भोजनम पचति, दिख रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो लिख लेंगे। माता, माता पात्रे भोजनम पचति। माता पात्र में, माता पात्र में यानी किसी बर्तन में, किसी पॉट में भोजनम पचती, भोजन पकाती हैं। माता किसी बर्तन में खाना पकाती हैं, भोजन पकाती हैं। जरा बताइए कि यहाँ पे क्रिया क्या है? क्योंकि बोला गया क्रिया का जो आधार है वही अधिकरण होगा। हाँ, पचती क्रिया है, बहुत अच्छी। पकाना या पचती यही क्रिया है। और ये क्रिया हो कहाँ रही है, किस किस कारण, किस चीज पर हो रही, किस चीज के अंदर या किस चीज पर हो रही है? जो आधार होगा, तो इस क्रिया का आधार क्या दिख रहा है यहाँ पे? पद पात्र, वो बर्तन, भोजन बर्तन जो है ना बेटा, भोजन तो क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बताइए भोजनम क्या है? आप लोग प्रथमा से लेके सप्तमी आज पढ़ रहे हैं, भोजनम क्या है इस वाक्य में? कर्ता कर्म करण। ये भोजनम जो है वो कर्म है। माता को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? भोजन। इसलिए भोजनम कर्म हो गया। और
कर्ता क्या हो गई, माता हो गई, वो कर्ता बन गई। तो आपको यहाँ पे दिखाई कौन कौन सी विभक्ति दिखाई पड़ रही है? प्रथमा, द्वितीया और सप्तमी, तीन। यस, तीन विभक्तियां दिखाई पड़ रही हैं। तो माता पात्रे भोजनम पचती, इस पूरे पचाने की क्रिया का जो आधार है, वो पचाना, या सॉरी पकाना, वो पकाना जो क्रिया है, पचती क्रिया है, उस पचती क्रिया का बेस क्या है, कहां पर वो क्रिया हो रही है? तो वो क्रिया पात्र में हो रही है। वो क्रिया कहाँ हो रही है? पात्र के अंदर हो रही है। अगर वो पात्र नहीं होता, हम ऐसे बोलते ना, माता भोजनम पचती, तो पात्रे गायब हो जाता ना। तो हम लोग पचती क्रिया तो जानते, लेकिन समझ नहीं पाते कि उसका आधार कहाँ है। तो हम लोग को आधार ढूंढना पड़ता। नहीं ढूंढते तो भी वाक्य पूरा होता कि माता खाना बना रही है। कोई नहीं पूछने आता कि खाना घर में बना रही है कि घर के बाहर बना रही है, किसी बर्तन में बना रही है या ऐसे खुले ओपन में कर रही है, वो नहीं कोई पूछने आता। लेकिन जब हमारे पास वाक्य है, इसमें पचती क्रिया का आधार दिखाई पड़ रहा है, तो हमको आधार में अधिकरण कारक लगाना है, और उस अधिकरण कारक के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पात्र शब्द है, और पात्र शब्द में सप्तमी विभक्ति आ गई है, बन क्या गया है? बोलिए। पात्रे, बहुत अच्छे। चलिए, एक अगला आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो क्लियर वर्ड्स दिखाई पड़ रहा है, ये इमेज क्लियर है ना? पॉइंट नंबर 3। यस। अब देखिए क्या लिखा है कि जब एक कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना ज्ञात होता है, तब हो चुके कार्य और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, इसमें सेकंड नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए पहले। बोला क्या कि पितरी मृते सती सह आत्महत्याम अकरोत्। छी, गंदा है, छोड़ो। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। सर्वेषु शयनेषु सर्वेषु शयानेषु विमला रोदिति। सर्वेषु शयानेषु विमला रोदिति। सबके सो जाने पर विमला रोती है। जब तक सभी लोग जगे रहते हैं तब तक विमला नहीं रोती है। सब लोगों के सो जाने के बाद रोते हैं। विमला कोई छोटी सी बच्ची हो सकती है ना, बच्ची अक्सर होता है कि जब सब सो जाते हैं तो बच्चे रोने लगते हैं क्योंकि उनको खेलने वाला कोई चाहिए होता है। सभी लोगों के सो जाने पर विमला रोती है। इस वाक्य में दो काम हो रहा है। एक क्रिया हो रही है, सभी लोग सो गए, और उस क्रिया के बाद एक और दूसरी क्रिया होती है। दूसरी क्रिया होती है, वो क्रिया क्या एक क्रिया हो गई सर्वेषु शयानेषु, सभी लोग सो गए, एक काम हो गया। अब उसके बाद पता चला एक और काम हो रहा है, दूसरा काम हो रहा है, क्या? विमला रोदिति, विमला रोती है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हो चुके कार्य, जो काम पहले हो चुका है, यानी शयन पहले हुआ ना, शयन का कार्य पहले हुआ, तो शयन वाला जो काम है उस काम के कर्ता में सप्तमी विभक्ति होगी। सभी लोग सो गए, काम नंबर 1, वर्क नंबर 1। विमला रोदिति, वर्क नंबर 2। तो वर्क नंबर 1 का जो कर्ता होगा, ऐसी सिचुएशन में जब एक काम के बाद दूसरा काम होगा, देन ऐसी सिचुएशन जब भी आएगी तो वर्क नंबर 1 का जो कर्ता होगा उस कर्ता में सप्तमी विभक्ति होगी। अब बताइए पूरे वाक्य में वर्क नंबर 1 किधर है? सर्वेषु शयानेषु, हाँ, सभी लोगों के सो जाने पर, ये वर्क नंबर 1 है। और वर्क नंबर 1 का जो कर्ता है वो कौन है?
सर्वे, सर्वे सर्व शब्द है। सभी लोग सो रहे हैं तो सभी लोग सोने की क्रिया कर रहे हैं, इसलिए सभी लोग कर्ता हो गए। तो सर्व शब्द जो है वो कर्ता के लिए आया है, और उस सर्व शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया, बन गया क्या? सर्वेषु। और बोला क्या कि उस कार्य के कर्ता में और उस कार्य में भी। अब वो कार्य क्या हो रहा है? कार्य क्या हुआ? वर्क नंबर 1 क्या था? सोने का काम वर्क नंबर 1 था ना। तो शयन शब्द से शयानेषु ये रूप बन गया, सर्वेषु शयानेषु ये रूप बन गया। तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने दिख रहा है। क्या एग्जाम्पल है? पितरि मृते सती, यानी पिता की मृत्यु हो जाने के बाद, पिता की मृत्यु हो जाने पर सह आत्महत्याम अकरोत्, उसने सुसाइड कर लिया। ये हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है बड़ा विचित्र सा। मैं आपको कोई और एग्जाम्पल ढूंढ देता हूं बेटा। बहुत ही गंदा सा एग्जाम्पल है, गंदा सा। कैसा एग्जाम्पल है? कोई बोलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राहुल। बहुत बेकार सा एग्जाम्पल है। मैं इसी को बताता हूँ क्या करूँ, जो सामने दिखेगा वही बता देंगे। पितरि मृते सती, पिता की मृत्यु हो जाने पर सह आत्महत्याम अकरोत्, कोई है उसने आत्महत्या कर ली, किसी ने सुसाइड कर लिया। यहाँ पे दो काम हो रहे हैं ना। पहले पिता की मृत्यु हो रही है, देन दूसरा काम हो रहा है। इस सिचुएशन में आपका फार्मूला, आपका रूल क्या बोल रहा है कि इन दैट सिचुएशन जो काम पहले होगा उस काम का कर्ता, और वो काम, जो काम हो रहा है, उन दोनों जगहों पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब इस पूरे वाक्य में वर्क नंबर 1 क्या है? बोलिए, कोई बताए। यस, पिता की मृत्यु ये पहला कार्य है। तो पिता की मृत्यु ये पहला काम है। तो पिता शब्द जो हो गया वो उस पूरे काम में पिता जो है वो कर्ता हो गया, और मृत्यु ये काम हो गया। तो पिता में और मृत्यु में, इन दोनों में सप्तमी हो जाएगी। पिता शब्द का सप्तमी विभक्ति में रूप बनता है पितरी, और मृत शब्द है, मृत शब्द का सप्तमी में रूप बना मृते। मतलब हो जाने पर, तो वो उसके साथ जुड़ा हुआ वर्ड है, इसलिए सती को भी इन्होंने सप्तमी विभक्ति के साथ माना है। जबकि वो सती वर्ड जो है वो अव्यय पद की तरह है, वहां पे उसमें कोई चेंज नहीं है। तो पितरि मृते, ये दोनों शब्द जो है वो सप्तमी में हो गए, और आपका वाक्य इस नियम को फॉलो कर लिया। अब ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों का आज थोड़ा सा समय लूंगा बेटा, एक्स्ट्रा ही, क्योंकि मैं खुद ही एक्स्ट्रा हूँ, लेट आया था आपके पास। हाँ, तो अगला प्रश्न लिखा हुआ है, छोड़ दीजिए ये, छोड़ दीजिए, ये वाले में आइए आप। क्या लिखा? स्नेह अभिलाषी धातुओं तथा शब्दों के योग में जिसके प्रति इच्छा, सम्मान व स्नेह प्रकट किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। ये ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। स्नेह, स्नेह मतलब क्या होता है? किसी को दुलार करना। कोई छोटा होता है, जो जब किसी छोटे को हम प्यार करते हैं तो उसको बोलते हैं स्नेह करना। किसी बड़े को प्यार करते हैं तो उसको बोलते हैं सम्मान करना। और कोई आपकी अपने, आपके बराबर उम्र का होता है, जब हम उसको प्यार करते हैं तो उसको बोलते हैं प्यार करना। तो तीनों तीनों अलग अलग एज ग्रुप के लिए हमारे पास प्रेम का नियम अलग अलग है बेटा ना। इंग्लिश में कभी हो सकता है, इंग्लिश में सिर्फ एक ही शब्द है। इंग्लिश के पास बस एक ही शब्द है, बेचारा एक ही शब्द बोलता है, बाकी उसके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन देखिए हमारे संस्कृत साहित्य में कितना मजा है कि अलग अलग उम्र के लिए हमारे पास प्रेम के लिए भी शब्द हैं। कोई हमसे छोटा है तो हम उसको स्नेह करते हैं, जैसे आप हमारे छोटे हैं, हम आपको बहुत स्नेह करते हैं। लेकिन स्नेह का मतलब क्या हुआ? किसी को प्यार करना ही स्नेह है।
जब छोटे को हम प्रेम करेंगे, छोटे को बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, दैट वन इज स्नेह करना। जब हम बड़े के लिए वही काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जब बड़े को हम प्यार करते हैं तो क्या बोलते हैं? सम्मान करना। और जब स्वयं के बराबर होता है तो उसके लिए वही बराबर वर्ड है, प्रेम करना, प्यार करना। ध्यान दीजिए, वर्ड क्या यूज किया कि स्नेह और अभिलाषी धातु। अभिलाषी मतलब किसी चीज की इच्छा करना, तो अभिलाषा मतलब किसी चीज की विश करना, इच्छा करना, और स्नेह मतलब प्रेम करना। तो स्नेह और अभिलाषा वाली धातुओं के योग में जिसके प्रति सम्मान स्नेह प्रकट किया जाए, अपनी इच्छा प्रकट की जाए, जिसके प्रति यानी जिसके लिए, प्रति मतलब हो गया लिए, जिसके लिए हम वो सम्मान या स्नेह या अभिलाषा रख रहे हैं ना, उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। अब ध्यान रखिए, देखिए आपके सामने स्नेह का एग्जाम्पल भी आ गया। गुरु शिष्ये स्नेहयति। गुरु शिष्य पर स्नेह करता है, शिष्य से स्नेह करता है। गुरु जो है वो शिष्य से स्नेह करता है, तो गुरु बड़ा हो गया, शिष्य छोटा हो गया, इसलिए वो स्नेह किया। लेकिन अगर वही गुरु अगर शिष्य की बात करते तो स्नेहते वर्ड नहीं आता, क्या आ जाता? गुरु। हाँ, सम्मान वर्ड हमारे पास फिर आता, हम उसके लिए पद बदल देते, शब्द बदलते। तो पहला एग्जाम्पल आप लोग ध्यान से देखिए, गुरु शिष्य स्नेहते, तो स्नेह करने वाली धातु आ गई। स्नेह जिसके लिए किया जा रहा है, जिससे स्नेह किया जा रहा है, उसमें उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो गुरु किसको किसको स्नेह कर रहा है? स्नेह किसको करना चाह रहा है? शिष्य को ना। समझ पा रहे हैं आप लोग बेटा? ओके। गुरु जो है अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को स्नेह कर रहा है, इसलिए गुरु शब्द जो शिष्य हो गए उस शिष्यों में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो गुरु शिष्ये स्नेहयति। अब देखिए लास्ट एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए, या एक अगला सेकंड वन भी लिखिए। भ्राता भगिन्याम स्नेहयति। भाई बहन पर स्नेह करता है। भाई बड़ा है, उसकी बहन छोटी है, तो भाई बहन पर स्नेह करता है, भाई बहन के लिए स्नेह करता है, अपनी बहन को बहुत प्यार करता है। लेकिन उसके लिए वर्ड क्या यहाँ पे यूज किया? स्नेहयति। स्नेह वर्ड यूज किया, इसलिए ये स्पष्ट हो गया कि जो सिस्टर है वो एज में छोटी है। अब ध्यान दीजिएगा कि भ्राता भगिन्याम स्नेहयति, यहाँ पे स्नेह हो रहा है। स्नेह किसके लिए किया जा रहा है? किसको स्नेह किया जा रहा है? हम्म, बताइए बेटा। बहन को स्नेह किया जा रहा है, इसलिए बहन में सप्तमी विभक्ति आ गई, भगिन्याम। भगिन्याम में सप्तमी विभक्ति आ गई, बहुत अच्छे। भगिनी शब्द है ना, भगिनी शब्द है तो भगिन्याम रूप बन गया। चलिए एक लास्ट एग्जांपल इसका ही लिख लीजिए, एग्जांपल नंबर 4। मातुः कुपुत्रे अभिलाषः न। मातुः षष्ठी रूप है ना, तो माता की कुपुत्र यानी बुरे बच्चे में अभिलाषा यानी इच्छा नहीं मतलब नहीं है, न मतलब नहीं होती है। माता कभी भी अपने कुपुत्र की अभिलाषा नहीं करती, माता कभी नहीं चाहती कि उसका बेटा एकदम नालायक निकल जाए। माता अपने बच्चों के बारे में, अपने बेटे अपने बेटी के बारे में क्या सोचती है? कि उसके बच्चे बहुत अच्छे बन जाएं। माता कभी बुरे बच्चे के बारे में नहीं सोचती है ना, सोचती ही नहीं कि कोई बुरा बच्चा हो। इस पूरे एग्जाम्पल में आप जरा बताइए कि अभिलाषा वाली धातुओं का जब प्रयोग हुआ है तो जिसके लिए अभिलाषा है, किसके लिए अभिलाषा की जा रही है? पुत्र के लिए। और वो पुत्र कैसा है? बुरा पुत्र है, कुपुत्र है, एकदम गंदा। कुपुत्र मतलब एकदम बेकार। तो माता कभी भी कुपुत्र में अभिलाषा नहीं करती है, कभी नहीं चाहती है कि कुपुत्र हो। इस पूरे वाक्य में, इस पूरे वाक्य में अभिलाषा किसके लिए हो रही है? कुपुत्र के लिए ना। इसलिए कुपुत्र शब्द में कौन सी विभक्ति हो गई?
सप्तमी हो गई। सभी लोगों ने लिख लिया ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज अपने अंतिम पड़ाव पे चलते हैं हम लोग। धीरे धीरे सही हम लोग अब अ, अपने कार्य में पूरे होने जा रहे हैं। हम लोग की विभक्ति प्रकरण पूरा होने जा रहा है। पॉइंट नंबर 7, कुशलः निपुणः शौंडः पटुः प्रवीणः दक्षः पंडितः आदि चतुर अर्थ बताने वाले शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। ये सभी जो है ना, एक्सपर्ट के लिए ये वर्ड आते हैं, बहुत चालाक के लिए ये सारे वर्ड हैं। कुशल मतलब होता है एक्सपर्ट, निपुण मतलब होता है एक्सपर्ट, सौंडा माने भी होता है एक्सपर्ट, पटु मतलब होता है एक्सपर्ट, दक्ष मतलब एक्सपर्ट होता है, प्रवीण मतलब होता है एक्सपर्ट, और पंडित मतलब ज्ञानी होता है। तो चतुराई या अच्छे चीजें बताने वाले, आपके एक्सपर्ट होने की बात बताने वाले जो शब्द हैं, ये सारे शब्द, इन सभी शब्दों सभी शब्दों के योग में क्या होगा, ये सब जब भी ये शब्द आएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। अब आपके सामने पहला एग्जाम्पल दिया है, सारे चीजें एक बार में ही सेट कर दिया है। बोला क्या, सीता क्रीडने कुशलः अस्ति, सीता खेलने में कुशल है। अभी नव्या बानो का हम लोग बोलते हैं, नव्या क्रीडने कुशलः अस्ति, नव्या बहुत अच्छा खेलती है, उसको अच्छा लगता है खेलना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि क्रीडने कुशलः, इसलिए खेलने में कुशल है, एक्सपर्ट है। फिर हम बोल क्या सकते हैं कि नव्या, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारे यहाँ वो ये एन अजय है, तो एन अजय भी खेलने में बहुत एक्सपर्ट है, उसको मजा आता है खेलने में। तो अजय क्रीडने पटुहु अस्ति। या फिर हम लोग बोल सकते हैं अफजल को, अफजल को भी खेलना बड़ा पसंद है, पढ़ाई में उसका मन थोड़ा कम लगता है। तो क्या बोल सकते हैं, अफजलः क्रीडने शौंडः अस्ति। एक और बच्चा हम लोग क्या है, मनी मनी तेजा, मनी तेजा भी खेलने में बहुत एक्सपर्ट है, उसका मन लगता है। तो क्या बोलेंगे कि मनी क्रीडने प्रवीणः अस्ति, दक्षः अस्ति। ओके। और फिर किसी एक बच्ची का हम नाम ले लेते हैं, किसका, जो खेलने में एक्सपर्ट हो। शिवा माता भी खेलना चाहती है कभी कभी, तो शिवा माता क्रीडने पंडितः अस्ति, शिव माता खेलने में पंडित है। पंडित मतलब ज्ञानी है, बहुत खेलना उसको बहुत पसंद है, खेल की बहुत एक्सपर्ट है, खेल की बहुत ज्ञानी है। तो ये आपका एग्जाम्पल आपके सामने है, आपने देख लिया ना। और यस, एक लास्ट भी है, ये वाला भी अच्छा है, लिख लीजिए इसको भी। विषय में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये कॉमन है एग्जाम्पल, समय बोधन जो समय वाला है ना, ये एग्जाम्पल कॉमन है। तो दोनों लिखिए कि विषय में और समय बोधक शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति आती है या होती है। देखिए, मोक्षे इच्छा अस्ति, ये बोलते क्या है ना, इसको बोलते हैं औपश्लेषिक आधार बोलते हैं। ये आधार में हम लोगों ने पढ़ा ना, आधारोधिकरणम। तो आधारों में विश्लेषिक और औपश्लेषिक दो तरीके के आधार बताए जाते हैं। एक ऐसा आधार जो हमको आपको दिखाई पड़ता है, एक ऐसा आधार जो हमको आपको दिखाई पड़ता है, जैसे घर में रहता है, थाली में खाना खाता है, ये सामान्य आधार हो गया जो हमको आपको दिखाई पड़ता है। और एक ऐसा आधार होता है जो दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे ईश्वर में प्रेम है या ईश्वर के प्रति सम्मान है। तो जब हम ईश्वर में प्रेम बोलेंगे, तो वैसी स्थिति में ईश्वर में प्रेम है ये तो ठीक है, लेकिन क्या वो ईश्वर हमको दिखाई पड़ रहा है, वो ईश्वर दिखाई पड़ता है कहीं, वो आधार हमें दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता है। वो हम सिर्फ एक विचार है, उस विचार की वजह से हम उसको मानते हैं कि नहीं ये सही है। तो मोक्ष वर्ड यूज किया है ना, मोक्ष आप लोग वर्ड जानते हैं ना। मोक्ष को क्या बोलते हैं आप लोग, तेलुगु में क्या वर्ड है उसके लिए, कुछ याद है?
ओके, बहुत अच्छे। देखिए, किसने बोला आपको संस्कृत नहीं आती है जी? हाँ, आप लोगों को तो सब आता है। एक दिन हिंदी भी मैंने आप लोगों की निकाल के बता दी है आप लोगों को ना। आज देखिए संस्कृत आप लोगों को आती है। तो मोक्ष में इच्छा है, मोक्ष के प्रति इच्छा है, मोक्ष के विषय में इच्छा है। तो जब मोक्ष के विषय में हमारी इच्छा होगी तो हम लोग बोलेंगे कि मोक्ष हमारा, हमारी इच्छा का आधार हो गया। हमारी वो मोक्ष रूपी जो विषय है, उस विषय का, विषय मतलब सब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट नहीं, विषय मतलब जिससे हमारा कोई जुड़ाव हो, किस कोई मेरा मतलब हो, कोई स्वार्थ हो। तो यहाँ पे मोक्ष शब्द में जो है वो आपका स्वार्थ ये है कि उसके प्रति आपकी विश है, आप चाहते हैं मोक्ष के बारे में। तो इसलिए इच्छा अस्ति ये, और ये बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल हम लोग ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं कि मोक्ष इच्छा अस्ति एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि यहाँ पे तो कोई आधार दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर यहाँ सप्तमी विभक्ति क्यों हो गई? ये क्वेश्चन पूछा जाता था हम लोगों से। 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, हम लोग को 3-3 पेज लिखना होता था। एक छोटे से शब्द को हम लोग को 3 पेज लिखना पड़ता था, वो भी संस्कृत में। तो जब भी हम लोग किसी तरह के इस तरह के आधार या विषय की बात करेंगे तो वहां पे सप्तमी विभक्ति होगी। समय बोधक शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति, ये शब्द बहुत कॉमन है। अहम सायं काले भ्रमणाय गच्छामि, मैं शाम को घूमने के लिए जाता हूं। सायंकाल में मैं घूमने जाता हूं। यहाँ पे घूमने के लिए भ्रमणाय चतुर्थी बन गई, अहम प्रथमा बन गया, तो यहाँ पे प्रथमा भी दिख गई, चतुर्थी भी दिख गई। सायं काले, शाम के समय। अब शाम के समय घूमने के लिए जाता हूं तो यहाँ पे आपको कहीं दिखाई पड़ रहा है में अथवा पर, कहीं दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिख रहा है। इवन आप कोई हिंदी एग्जाम्पल में तो शाम को लिख दिया, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कर्ता ने कर्म को होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी वक्त की बात होगी, किसी समय की बात होगी, तो हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। मैं शाम को घूमने जाता हूं, इट मीन्स शाम के समय में घूमने जाता हूं। सायं काले, शाम को घूमने जाता हूं, इसका ये मतलब है कि सायंकाल में घूमने जाता हूं। सायंकाल में घूमने जाता हूं। हिंदी वाक्य शुद्ध नहीं, इसलिए हम बोलते हैं शाम को घूमने जाता हूं। लेकिन शाम को आप नहीं घूमते हैं। आपका जो कर्म होता है वो ईप्सिततमम, जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है। यहाँ पे प्रिय तो है ही नहीं, सायंकाल थोड़ी प्रिय है। जो घूमने वाला है उसको सायंकाल से थोड़ी मतलब है, उसको तो घूमने से मतलब है। उसको घूमने से मतलब है ना, सायंकाल से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको घूमना पसंद है। लेकिन सायंकाल में ही क्यों घूमने जा रहा है? तो उसका कारण ये है कि सायंकाल में ही घूमना अच्छा लगेगा। और सायंकाल जो शब्द है, चूंकि समय बोधक शब्द है, इसलिए सायंकाल के लिए हमको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। बन जाएगा सायंकाले। अगला है छात्रा रात्रौ पठति, छात्रा रात में पढ़ती है। छात्रा रात्रि में पढ़ती है, रात को पढ़ती है। तो छात्रा रात्रि में पढ़ती है, यहाँ पे रात्रि रूप बन गया रात्रि में, और ये सप्तमी है। क्यों? क्योंकि समय बोधक है, उसकी पढ़ने की क्रिया का समय बताया जा रहा है कि कब पढ़ रही है, तो रात में पढ़ रही है। ठीक है ना? मेधा रात्रौ पठति, मेधा रात्रि में पढ़ती है। तो मेधा रात्रि में पढ़ती, इसका मतलब ये है कि भाई दिन में उसको टाइम कम मिलता होगा, इसलिए वो जम के रात में पढ़ाई करती है और इसलिए अच्छा परफॉर्म कर लेती है। ठीक, तो रात्रौ पठति ये हमारा हो गया। अब हमको जरा बताइए कि इस पूरे सेक्शन में प्रथमा से लेके सप्तमी हो गया। आज हम लोगों का सप्तमी विभक्ति पूरा होने के साथ ही ये विभक्ति प्रकरण पूरा होता है। हमारे पास 2-3 मिनट है, क्योंकि मुझे अगली क्लास के लिए जाना है, तो आप लोगों को भी सेम वही है। इस पूरे सेक्शन में किसी को कहीं किसी तरह की समस्या आई क्या?
किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई समस्या आई है क्या बेटा? बोलिए जरा। या किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कहीं कोई शंका है? नहीं है। चलिए तो फिर हम आज की कक्षा को ओवर करते हैं। और लोग साथ आप सभी लोग जुड़े हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा। आज हम लोगों का विभक्ति प्रकरण पूरा होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।